नमस्कार बच्चों। हिंदी कुमार भारती में जो दूसरी इकाई है उसमें हमारा 6वां नंबर का पाठ है मानस का हंस। इसका अध्ययन करेंगे। मानस का हंस के जो लेखक है वो है अमृतलाल नागर। पाठ बहुत बढ़िया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। आपको नई जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो सब तैयार है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक अमृतलाल नागर का परिचय देखेंगे। इनका जन्म आगरा में हुआ। अमृतलाल नागर जी ने सरल दृश्य के अनुकूल भाषा में लेखन कार्य किया। सरल भाषाओं का उपयोग उन्होंने लेखन कार्य में किया। आपने मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी भाषा तथा देश शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी किया। उनके लेखन में, उनके साहित्य में मुहावरे हैं, कहावतें हैं, विदेशी भाषा है और ग्रामीण भाषा भी है। अतीत को, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए ये मुद्दा बहुत ही बढ़िया है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने और प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य आपने बखूबी ढंग से किया। वर्तमान काल और भूतकाल से उन्होंने क्या किया है कि किस प्रकार हमारा घनिष्ठ संबंध है, ये उन्होंने बताया है। ये उनमें क्या है, बहुत ही प्रतिभा है। ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने वाक्य बताया है। प्रमुख कृतियां, इन्होंने कौन कौन से प्रमुख कृतियां की है? मानस का हंस जो आज हम देखेंगे, द और समुद्र, अमृत और विष, खंजन, यहाँ पर अनुस्वार है, खंजन और नयन उपन्यास है उनका, एटम बम, वाटिका कहानी संग्रह है, युगावतार, नुक्कड़ पर नाटक, ये नुक्कड़ पर नाटक है, गदर के फूल, जिनके साथ जिया, संस्मरण, नटखट, चाची, बाल भारत, बाल महाभारत, ये बाल साहित्य है, सेठ बांकेमल, कृपया दाए चलिए, व्यंग आदि। देखिए साहित्य में इन्होंने क्या किया, कितनी मेहनत की है, कितना बढ़िया काम इन्होंने किया है। इतने प्रकार का साहित्य लिखा है। हिंदी साहित्य में इनका बहुमूल्य योगदान है अमृतलाल नागर जी का। यह हो गया उनका परिचय। अब जो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे मानस का हंस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अपना समय हम उनको क्यों दे रहे हैं, क्यों आवश्यकता है कि यह पाठ पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी वजह है, इसका कारण है। देखो प्रस्तुत अंश में अमृतलाल नागर जी ने राम बोला तुलसीदास, यहां पर एक व्यक्ति है तुलसीदास, ठीक है, कौन है? तुलसीदास। और राम बोला है उनका विशेषण है। तुलसीदास को राम बोला के नाम से जाना जाता है, विशेषण दिया है उनको। तो राम बोला तुलसीदास के बचपन, तुलसीदास का बचपन, गरीबी, मातृ प्रेम, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? विल पावर मजबूत होना चाहिए। अधिकतर बच्चों का विल पावर मजबूत नहीं रहता, इच्छा शक्ति मजबूत नहीं रहती। तुम लोगों ने ठहराना चाहिए कि हमको अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया है, ये होमवर्क दिया है, ये काम हमको दिया है, तो हमको करना ही है। प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो अधिकतर बच्चों में कम रहती है। इस पाठ के माध्यम से सभी बच्चों के ध्यान में आ जाएगा कि विल पावर क्या होता है, इच्छा शक्ति क्या होती है। अगर हिम्मत करे तो हम बड़ा से बड़ा काम तत्पर कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति है इसमें। राम बोला तुलसीदास में बड़ा ही सजीव वर्णन किया है अमृतलाल नागर जी ने। एक पुत्र का, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो,
एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति समर्पण, एक पुत्र अपने माँ के प्रति किस प्रकार समर्पण होता है, इसका यहाँ पर ज्वलंत उदाहरण है। ये सभी के लिए अनुकरणीय है। हमारे सबकी माएँ है और एक बेटे ने माँ के प्रति कौन कौन से काम करना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सब लोग तैयार हो, ठीक है ना? हाँ। परिच्छेद क्रमांक 1, इस पाठ में 4-5 परिच्छेद आपको मिलेंगे। मैं इसके 2 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में 2 परिच्छेद रहेंगे और बाकी दूसरे वीडियो में 3 परिच्छेद रहेंगे। तो परिच्छेद के आधार पर रहता है। तो सब तैयार है ना? हाँ, चलो देखते हैं। मन पटल पर, मन पटल है ना, मन के पटल पर, मन पर बीते दृश्य सजीव उठते हैं, पुरानी यादें ताजे हो जाते हैं। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक। अब देखो, एक इन शब्दों के माध्यम से इमेज तैयार करो तुम्हारे सामने। एक बालक बोला उन्होंने, 4-5 वर्ष का छोटा सा बालक, अपने सामने उसकी प्रतिबिंब तैयार करो। ठीक है, सब लोगों ने तैयार कर लिए। 4-5 बरस का एक बालक है। अब वो क्या क्या करता है देखो। ठीक है, कंधे पर झोली है, ये कंधे पर झोली है, थैला है, कंधे पर झोली लटका है, आंधी पानी में बढ़ा जा रहा है। आंधी पानी युग्म शब्द है। आंधी पानी में चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देती है। देखो कितनी विकट परिस्थिति है। अगर आंधी तूफान है, लेखक अमृतलाल नागर ने क्या किया बच्चों कि एक बालक के माध्यम से कितनी बेकार परिस्थिति रहती है मनुष्य के जीवन में, ये बताया है। आंधी तूफान है, अगर वो तेज चलता है तो पैर फिसलने का डर लगता है और धीरे चलता है तो आंधी तूफान से भी डर लगता है। तो उनके समझ में नहीं आता, इधर भी कुआं और इधर भी खाई, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। सहसा यानी अचानक देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर तक एक पेड़ पे गिरी। बरसात के दिनों में हमेशा बिजली गिरती है, आपको मालूम है। और मैंने अध्यापन करते समय अनेक बार बोला है कि बारिश होती है तो उस समय पेड़ के नीचे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? पेड़ बिजली का सुचालक होता है। बिजली का डायरेक्ट संबंध रहता है किससे? पेड़ से। इसलिए बरसात के दिन बारिश होती रहती है तो गीले हो जाने का, लेकिन पेड़ के नीचे न रहने का। तो 2-4 कदम दूर एक पेड़ पर बिजली गिरती है, कड़कड़ा रही है, वातावरण बहुत गर्म है, खराब है। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता है। डर लग रहा है उसको, डर लग रहा है। झोली का अन्न बिखर जाता है और उसके झोली में जो अन्न रहता है वो सब क्या है, बिखर जाता है, नीचे गिर जाता है। बच्चा उठता है, गिरने के बाद उठता है, हवा पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहा है। झोली की टोह लेता है, टोह यानी खोजना कि झोली कहां गिरी है, उसकी टोह ले रहा है, खोज रहा है। देखो कितनी सरल भाषा में, देखो मैंने आपको अध्यापन करते समय अनेक बार बताया कि देखो कितनी सरल भाषा में उन्होंने एक पाठ लिखा है, एक प्रसंग लिखा है, एक कहानी लिखा है। आप भी छोटे छोटे भाषाओं के माध्यम से कहानी लेखन, उपन्यास लेखक, नाटक, एकांकी, वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं, पत्र लेखन लिख सकते हैं। मैंने अनेक बार आप लोगों को बताया है। गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपने लिखना ही, बहुत ही सरल है। बार बार करने से वो क्रिया आ जाएगी। मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण देता हूं मैं आपको। मुंशी प्रेमचंद पहले उनको लिखते नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, वो उपन्यास पढ़ते थे, इधर से मांगना उधर से मांगना, उपन्यास पढ़ते थे और पढ़कर उनको ज्ञान आया, फिर उनको आइडिया आई, फिर उनका अनुकरण किया और उन्होंने ढेरों उपन्यास लिखे। और बच्चों हिंदी साहित्य में उनको
उपन्यास सम्राट के नाम से पहचाना जाता है। आगे समझ में? कविता कैसे लिखनी है तो दूसरी तीसरी कविता पढ़ो, अंग्रेजी की कविता पढ़ो, मराठी की कविता पढ़ो, हिंदी की कविता पढ़ो, बच्चों से संबंधित कविता पढ़ो। अगर आप 10वीं में हैं, चौथी पांचवी की हिंदी की किताबें पढ़ो, उसमें कविता कैसे रहती है आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अनुकरण करने से हम में वो ज्ञान आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में क्या है उन्होंने, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, वो ढो लेता है कि थैला कहां गिरा, वो कुछ दूर पर छितरी पड़ी थी, छितरी यानी बिखरी हुई थी, उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा था, वो उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। पूरा सामान बिखरा हुआ है उसके थैले का, दिन भर जो उसने कड़ी मेहनत की थी वो सब वाया चली गई थी, व्यर्थ में गया था। भीख में पाया हुआ, वो क्या कर रहा था, दिन भर वो भीख मांगा था उसने। देखो भीख, एक जमाना था अधिकतर बच्चों को, लोगों को खाने के बहुत बड़ी समस्या थी, वांदे थे, दिक्कत थी, लेकिन अमृतलाल नागर ने, उन्होंने एक लड़के के माध्यम से बताया कि वो लड़का भीख मांगकर पोट भरता है, पेट भरता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये भीख बोला यहां पर, इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध ये धर्म बनाया है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा धर्म है अपना पेट भरना। ये जो भूख है बच्चों, ये बहुत खतरनाक है, ये सबको समझ में आना चाहिए। इसको 2 टाइम का प्रबंध चाहिए। जब भूख लगती है, पेट में अनाज चाहिए, अगर उसको 2 टाइम का प्रबंध नहीं रहा, इंसान का दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर काम नहीं करता। सबसे खतरनाक वस्तु है भूख। 2 टाइम का उसका प्रबंध होना चाहिए। हमारा वही अच्छा धर्म है, वही हमारा प्रमुख कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने पेट को भोजन की व्यवस्था करें, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। भीख में पाया हुआ आटा गीला, देखो उन्होंने भीख में आटा मिला था, आटा गीला और बहता हुआ देखकर वो रो पड़ता है, वो बिलबिलाता है, रो पड़ता है, हाय 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 बिलकता हुआ, फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चूर चूर उसकी पसली पर बह रहा है। वो उसने क्या किया है, ऐसा झोला रखा, थैला रखा, और ये पसली का भाग है, ये पसली का भाग है, यहां से वो आटा क्या है ऐसा बह रहा है। क्या वर्णन किया है अमृतलाल नागर जी ने। चित्र सामने रखो बच्चों का, वो क्या क्या कर रहा है देखो। आप फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आप इसका भी चित्र प्रतिबिंब सामने रखो और उसका अनुकरण करो कि किस प्रकार से उन्होंने लेखनी चलाई, क्या बताना चाहते हैं हमको। ठीक है, बह रहा है, आकाश फिर गरजता है, आकाश गरजता है, बिजली कड़कड़ कर रही है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। किसी भी तरह से वो 4-5 साल का नन्हा बालक अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर कहां, देखो क्या प्रश्न, कितने सुंदर वाक्य यहाँ पर अमृतलाल नागर कहते हैं कि वो दिन भर उसने क्या किया, भीख मांगा, और वो शाम को घर जा रहा है तो अचानक बारिश आती है और वो घर की ओर कदम कदम रखता है, लेकिन वो कहां जाना चाहता है, घर की ओर। लेकिन उसके जीवन में एक प्रश्न भी उठता है कि घर कहां है, घर कहां है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। यहाँ पर देखो वो घर की ओर जा तो रहा, लेकिन घर एक प्रकार के घर है ही नहीं है। क्या संघर्ष है बच्चे का, क्या जीवन है बच्चे का। अगर हम उसके जगह पर रहते तो अपने को उसके जगह पर रखो, तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। कुछ लोगों का जीवन ऐसा संघर्ष में है, हमको सभी प्रकार की सुविधा है, लेकिन एक जगह पर अपने आप को उनके जगह पर रख के देखो, तब अपने को पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो वो घर की ओर जा रहा है, अमृतलाल नागर का है घर की ओर जा रहा है, लेकिन उसका घर कहां है। अब देखेंगे वो क्यों ऐसा बता रहे। झोपड़ियों के मानदंड से भी
न्यूनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए एक तूफान प्रलय बनकर आया है। वो घर की ओर जा रहा है, तेज आंधी तूफान है, बिजली कड़कड़ा रही है, वर्षा घनघोर बरसात हो रही है, लेकिन उसका जो घर है वो झोपड़पट्टी में, और वो झोपड़पट्टी में भी वहां पर भी क्या है, बरसात का कहर है। बड़ी संख्या में वहां पर भी क्या है, झोपड़ी तहस नहस हो गई है। अब इधर भी कुआं और उधर भी खाई, वो क्या करेगा? फिर भी वो घर जाने की ओर ललायित है, तड़प रहा है। अधिकांश ने बहुत सारे झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढह पड़ी थी। बरसात के वजह से चारों तरफ तबाही थी। भिखारियों के टोली में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा। पहला पात्र कौन इस कहानी में? 4-5 वर्ष का नन्हा बालक। राम बोला तुलसीदास। उसकी मां पार्वती, एक बेटा और एक मां। उसका भी जो घास फूस का बना था, घास फूस मालूम है, ग्रामीण भागों में घास फूस के घर रहते थे। अभी पक्के मकान दिखते हैं, लेकिन एक जमाने में ये घटना कब की है? मध्यकाल की है, प्राचीन काल की घटना है ये। घास फूस के ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह गया। उनके लिए तो वो राजमहल था, राजमहल से कम नहीं था। वो भी जो पत्तों से बना हुआ है घर, वो भी ढह गया, नष्ट हो गया, गिर गया, बर्बाद हो गया। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस टट्टर में से निकल चुकी थी। टट्टर ने बांस के बने हुए कमची से बना हुआ घर। उसके बच्चे खुचे आग के भाग के नीचे पार्वती अम्मा करा रही थी यानी रो रही थी, तड़प रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कुल्लड़ फूट पड़े थे। मिट्टी के जितने भी बर्तन थे वो सब क्या है, टूटे हुए थे, तितर बितर हो गए थे, नष्ट हो गए थे। कितना सुंदर वर्णन अमृतलाल नागर ने किया। देखो, आप भी ऐसा लिख सकते, बस प्रयत्न करना चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। तो यह हो गया हमारे परिच्छेद पहला। अब इस पर हम कृति देखेंगे। ये कठिन शब्दार्थ हो गए। टोह यानी खोज, देखभाल, बिलखना यानी रोना, झटपटाना यानी तुरंत, मानदंड मूल्यांकन की विधि, हीनतम यानी खराब बुरी, ढहना गिरना, टट्टर बांस की फट्टियों आदि से बना ढांचा, कुल्लड़ यानी पूर्वा यानी चुक्कड़, मिट्टी का बना हुआ ऐसा पात्र रहता है। यह हो गया कठिन शब्दार्थ। अब पहली कृति देखेंगे, आकलन पर आधारित है। यह संज्ञान, इस प्रकार के संज्ञान है। प्रश्न, परिच्छेद में से वर्णित बालक की शारीरिक अवस्था, बालक के हुलिया कैसा है, उसका हुबहू कैसा दिखता है? देखेंगे। पहला, वो उम्र 4-5 वर्ष का बालक है, कद में छोटा है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, भागने पर फिसल कर गिर पड़ता है और कंधे पर झोली लटका पानी में भीगते हुए आगे बढ़ता है। उसकी शारीरिक अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। ये उत्तर है, अपने को 2 प्रश्न तैयार करने हैं। परीक्षा में ऐसा भी आता है, इस पर भी हमने इसके पहले वीडियो देखे, सब लोग ध्यान से सुनो। इसको कैसे लिखना है समझ लो, बार बार वीडियो देख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या करना है, केवल प्रश्न तैयार करने हैं और उनके उत्तर ये होना चाहिए। तो देखो, ये प्रश्न ये है, गरीब बस्तियों के लिए तूफान क्या बनकर आया था? प्रलय बनकर आया था। दूसरा प्रश्न, कुम्हार चाय पीने के लिए मिट्टी से क्या बनाते हैं? कुल्हड़ बनाते हैं। छोटे छोटे रहते हैं बर्तन, मिट्टी से बने हुए, उनको कुल्हड़ कहते हैं चाय पीने के लिए। देखा है ना सबने? हाँ, देखो ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न बना रहे हैं तो आखिर में प्रश्न
का चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गई ये भी कृति। हाँ, दूसरी कृति देखेंगे, पानी में यह बह जा रहे थे। कौन कौन से वस्तु पानी में बह रहे थे देखेंगे। पहला, राम बोला कि दिन भर की मेहनत की कमाई, वो भीख मांग कर आया था, दिन भर की उसकी भूख का सहारा पानी में बह रहे थे। कृति 3, शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्द, इनके पर्यायवाची शब्द ढूंढना है परिच्छेद में से। झोपड़ी के लिए कौन कौन से शब्द है। अब इसमें परिच्छेद में बोला है तो जरूरी नहीं है कि परिच्छेद होना चाहिए। ये झोपड़ी शब्द परिच्छेद में आया है, लेकिन आप बाहर से भी शब्द लिख सकते हैं, ये बाहर के शब्द है, ये परिच्छेद में आए हुए नहीं है। यहां पर पूछा है क्या, परिच्छेद में से पूछा है क्या, नहीं, नहीं पूछा है तो आप बाहर से लिख सकते हैं। पर्णकुटी, झुग्गी, उटक, झोपड़ी के लिए पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। घास के लिए क्या है, दर्भ, ग्रास और कुश। लिंग बदलना है, ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है। देखो, राजपूत कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है तो राजपूतानी स्त्रीलिंग। क्षत्रिय, छत्रानी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग। समझ में, लिंग बदलना है, प्रश्न को समझना है। यहां पर अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखे रहते तो वो गलत हो जाएगा। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो अंक कटेंगे तुम्हारे। 4 नंबर की कृति, स्वमत अभिव्यक्ति। ये ऐसा प्रश्न रहता है और ऐसे उत्तर लिखने पड़ते हैं जो 2 अंक का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ, दूसरा परिच्छेद देखेंगे। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, बच्चा माँ के पास झपटता है ना, उसके गले लगता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है उसकी माँ। वो दबे हुए, वो जो घर गिरता है उसमें दबी हुई रहती है और बेटा माँ को निकालने का प्रयत्न करता है। निष्फल, वो निकाल तो नहीं सकता लेकिन प्रयत्न करता है कि मेरी मां दबी हुई हो तो उसको निकालना चाहिए। बुढ़िया ने करहर कर आंखें खोली, मुझे स्वर में कहा, बुझे स्वर में कहा, किसी को बुला लाओ, तुमसे न उठेगी। बेटा मैं तुमसे, तुम छोटे हो उम्र में, तुमसे उठाकर नहीं होगा, इसलिए किसी को बुलाकर लाओ। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा, झोपड़पट्टी में दौड़ता फिरा, ए मंगलू काका। तनी हमारी, तनी यानी उनके जो भाषा रहती है, तनी कहने थोड़ा सा हमारी अम्मा को निकाल दो। उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा, ए भैंसिया की बहू, ए सलोनी काकी, ए झबुआ की आजी, ए फेकला भैया। परंतु न काका ने सुना, न भैया ने, न आजी ने। दौड़ता हुआ बस्तियों में जाता है और उनके जो जाने पहचाने लोग हैं उनको मदद मांगता है कि मेरी माँ फंस गई है तो निकालने के लिए मेरी मदद करो। लेकिन उनके कानों पर जू भी नहीं रेंगती यानी कोई असर नहीं होता। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है, सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गोदी के बच्चे, गोदी है ना, गोद में बच्चे, गोद में मालूम ना, गोद में बच्चा रहता, माँ के गोद में बच्चा रहता है। और अंधे, लंगड़े, लूले, असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं, यानी सब बिलक रहे, रो रहे हैं, तड़प रहे, पूरा दुख का वातावरण है। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे छूट गए हैं, जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी विपत्ति से निपट रहे। विपत्ति ने संकट, फिर कौन किसकी सुने, सभी के वही लिए है। कोई फंसा हुआ है, कोई लापता है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कौन किसकी ओर दौड़ेगा, सभी का वही हाल था। मूसलाधार पानी में भीगता है, बारिश कैसा है, घनघोर है, मूसल के समान बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश है, मूसल देखा हो तुमने, मूसल है ना, धान कोटने की एक जगह रहती है,
जब मैं छोटा था तो मेरे घर में धान कुटने की एक जगह रहती थी। इतनी बड़ी एक वस्तु रहती है, लकड़ी की बनी रहती है, इससे भी लंबी रहती है, और नीचे में क्या लोहे का एक पत्तल बना रहता है, ऐसा ऐसा उसको कोड़ते हैं, बहुत भारी रहता है वो। इसलिए बोला गया है कि मूसलाधार बारिश, मूसलाधार पानी, जोर जोर से बारिश हो रही है। निराशा में डूबा हुआ रामबोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहता है, वो एकदम शांत हो जाता है कि अब क्या करूं, माँ उधर फंसी हुई है, कोई मेरे मदद के लिए नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया, अपने झोपड़ी के पास वो आता है। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला, भीग रहा था, उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था, उस पर क्या है, भारी दबाव था। राम बोला कि मनोपीड़ा, मनोपीड़ा ना, मन की पीड़ा, मन की दुख, वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा था उसको। कुछ कर गुजरने के लिए चंचल वो उठा, वो क्या करूं उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तड़प रहा था, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं, बस मुझे अपने माँ को निकालना है जो फंसी हुई है, वो व्याकुल है, तड़प रहा है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है ना। देखो चित्र कितना भयानक है। ऐसे समय क्या होगा, उत्सुक रहो, जागरूक रहो कि लेखक क्या करेगा, आप क्या बताना चाहेंगे, वो बच्चा क्या करेगा, क्या करना चाहता है, क्या सचमुच अपने माँ को निकालेगा क्या, ये सब तुम्हारे मन में चलना चाहिए। इधर उधर सिर घुमाकर काम की वस्तु की खोज की है, कोई तो भी वस्तु ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है कि बस मां को निकालना है। छप्पर का जो भाग फुस पत्तेहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बांस के बने हुए थे, और पूरी जो छत है पूरी खुल गई थी, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी टट्टे नहीं थे, कुछ भी पेड़ की पत्तियां नहीं थी, सब बह गए हुए थे। बालक को लगा कि यही काम का है, एक बांस का ऐसा टुकड़ा दिखा उसको आड़ा हुआ, यह काम का है, बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पोड़े बैठ जाए। देह यानी शरीर। उपाय सुस्त ही काम चल पड़ा। देखो विपत्ति में इंसान का दिमाग काम आता है। बच्चों आप असहाय मत समझो, कमजोर मत समझो, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी ताकत है कि हम बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकते हैं, बस इसका इस्तेमाल करना है। अभी 4 दिन पहले 8 दिन पहले एक जिला परिषद का शिक्षक है, डिस्ले नाम का शिक्षक है, सातारा का, उसको मालूम है क्या 7 करोड़ का पुरस्कार मिला, 7 करोड़ का वर्ड ने दिया उसको। उसने क्या किया, बच्चों से संबंधित कुछ अच्छा काम किया है, तो उसके कार्य की दखल ली गई, उसके कार्य को पुरस्कार दिया। तुम भी बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। देखो हम पीपीटी बना रहे, हम भी क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करो। दिमाग में बहुत ताकत है, छोटा है लेकिन बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण दे रहा हूं मैं। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का, दिमाग का, ताकत का, बुद्धि का उपयोग किया है। वो इंसान मर गया शरीर से, लेकिन आज भी उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पूरे संसार में उसका नाम है। इसमें इतनी ताकत है। बिल गेट्स देखो कंप्यूटर का आविष्कार किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है। देखो क्या ताकत है इसमें, करोड़ों रुपए एक एक दिन में वो 12 हजार करोड़ कमाते हैं एक एक दिन में। इतनी कमाई उन लोगों की, इसमें इतनी ताकत है। वो 4-5 साल का बालक, उसने दिमाग लगाया, संकट के समय उसकी बुद्धि काम आई, उसको क्या करने लगा, बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। पुरानी सुतली रहती है, बहुत ही कमजोर रहती है, टूट गई, सुतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना प्रारंभ किया। वो कृति कर रहा है यहाँ पर, कैसे किया जाए, माँ को निकाला जाए। छप्पर का कोना तो तनिक यानी छोटा सा भी उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया, गिरा और फिर उठा। वो बार बार प्रयत्न करने लगा, लेकिन गिरने लगा, फिर उठने लगा। वो जद्दोजहद करने लगा। देखो आप अगर उसके जगह पे तो क्या किए रहते, सोच के देखो कितना भयानक वातावरण उसके लिए। वो तड़प रहा है संघर्ष के लिए, जीवन के लिए, क्या करे।
ये दूसरा परिचय। निष्फल यानी असफल, रिरिया यानी घिघियाना, रोना, बिलखना, अशक्त, शक्तिहीन, कमजोर, मनोपीड़ा यानी मन का दर्द, मन का दुख। राम बोला ने सहायता के लिए इन्हें पुकारा। किस किस को पुकारा देखेंगे पहले। मंगलू काका को, सलोनी काकी को, झबुआ की आजी को, फेकुआ भैया को, उनको पुकारा, लेकिन वो मदद करने के लिए नहीं आए। शब्द संपदा में उपसर्ग अलग करना है और यहां पर प्रत्यय देखेंगे। अनेक बार बताया उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, फिर भी बार बार बता रहे। देख लो, स धन जीव उपसर्ग स है। अगर मूल शब्द जीव है तो मूल शब्द के पहले अगर कोई शब्द लगता है तो वो होता है उपसर्ग, तो स उपसर्ग है। तो यहां पर कौन क्या होगा, अ। मूल शब्द शक्त है तो अ उपसर्ग हो गया, उपसर्ग सामने लगता है, ये हो गया उपसर्ग। अब देखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है। देखेंगे दास धनता, ता प्रत्यय है, खाने वाला, वाला शब्द प्रत्यय है। आगे समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो बोलो। हाँ चलो देखेंगे। स्वमत कृति नंबर 4 शब्द अपने स्वमत पर है। इस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको क्या करना है, कैसा भी रहे, गलत रहेगा तो रहेगा, लेकिन अपने विचार इसमें मनोगत व्यक्त करना ही है। तो ये हो गया हमारा 2 परिच्छेद। यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, दूसरा वीडियो फिर शुरू करेंगे।